हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं मिस्टर जयप्रकाश आज आप सभी को प्रकृति की, नेचर की एक सबसे इम्पोर्टेंट ऊर्जा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रकाश। प्रकृति ने हमें जितने सारे प्राकृतिक सौंदर्य दिए हैं, उस सारे प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र बिंदु ये हमारी क्यूट सी छोटी छोटी दो आँखें होती हैं। और इन्हीं आँखों से हम इस प्राकृतिक दृश्य को देख पाते हैं, समझ पाते हैं और इसका हम अपने जीवन में अध्ययन कर पाते हैं। तो आँख को अपने सभी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसी ही प्राकृतिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसका मुख्य स्रोत सूर्य होता है, और वह एक प्राकृतिक ऊर्जा होती है प्रकाश। तो आज हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे भी कुछ दोस्तों ने हमसे पूछा था कि जेपी जी आपका पूरा नाम क्या है, तो आज हमको लगा कि इस प्रकाश के चैप्टर में अपने नाम का भी अपना परिचय भी अच्छे से दे दिया जाए। तो हमारा परिचय कुछ दो लाइनों में इस प्रकार है कि मैं जाति का हूँ शिक्षक, मैं जाति का हूँ शिक्षक, शिक्षा है मेरा काम, किताब की करता पूजा, स्कूल है मेरा धाम। मैं जाति का हूँ शिक्षक, शिक्षा है मेरा काम, किताब की करता पूजा, स्कूल है मेरा धाम। जनपद है मेरा मऊ, जनपद है मेरा मऊ, दिनचौरा है मेरा ग्राम, और रहता इलाहाबाद में जयप्रकाश चौहान है मेरा। ओके गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं प्रकाश के चैप्टर। वैसे भी मेरा नाम मिस्टर जयप्रकाश है। आज प्रकाश को अच्छे से डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। तो प्रकाश तो हम कहते हैं सिंपल में कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। लेकिन अगर एक प्रकाश का क्लियर डेफिनेशन दिया जाए तो उस क्लियर डेफिनेशन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि अनंत सूक्ष्म दीप्त फोटॉन कणों से मिलकर बनी हुई तरंगदैर्ध्य को प्रकाश कहते हैं। अनंत सूक्ष्म दीप्त फोटॉन कणों से मिलकर बनी हुई तरंगदैर्ध्य को प्रकाश कहते हैं। ये प्रकाश की क्लियर डेफिनेशन होती है। और अब प्रकाश के कुछ गुण के बारे में हम आज जान लेते हैं। तो प्रकाश का गुण है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। यह स्वयं नहीं दिखाई देती। सोचो कितनी कातिल होती है प्रकाश। यह दो लोगों में झगड़ा तो करा देती है, लेकिन झगड़ा कराकर गायब हो जाती है। यह वस्तुओं को देखने में मदद तो करती है, लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देती है। तो यह स्वयं नहीं दिखाई देती, किंतु वस्तुओं को देखने में मदद करती है। यह प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों स्रोतों से प्राप्त हो सकती है। प्राकृतिक स्रोत का मतलब कि ये हमारा सूर्य हुआ। सूर्य सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, और ये तारे हुए, ये प्राकृतिक स्रोत हैं। कृत्रिम स्रोत हम जो टार्च जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, ये सब हमारे प्राकृतिक, ये कृत्रिम स्रोत हैं। यह हमारी आँख की संवेदी पेशियों पर प्रभाव डालती है, जिससे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अगर सोचिए हमारे पास आँख भी है, लेकिन अगर हम एक ऐसे रूम में हैं जिसमें प्रकाश ही नहीं है, तो हम अपने पास रखी वस्तु को ही क्लियर देख नहीं पाते हैं। यानी हमारी आँख कितनी ही अच्छी क्यों नहीं हो, कितनी ही स्वास्थ्यवर्धक क्यों न हो, जब तक प्रकाश न हो तब तक हमारी इन आँखों का भी कोई मतलब नहीं है। यानी हमारी आँख की संवेदी पेशियों पर इस प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण आँख के अंदर स्थित रेटिना पर प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनता है, जिसका आभास हमारा मस्तिष्क करता है और उसको रिप्रेजेंट करता है कि आपके सामने कौन सी वस्तु रखी हुई है।
यह एक प्रकार की विकिरण है। अगर देखा जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है और प्रकाश एक प्रकार की विकिरण भी है। विकिरण इसलिए क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्ध्य के रूप में संचरित होती है। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर दीवार पर हमको चढ़ना है तो या तो सीढ़ी का प्रयोग करेंगे या किसी चीज का प्रयोग करेंगे, तभी उस दीवार पर हम चढ़ सकते हैं। तो जो सीढ़ी हो गई वह क्या है कि वह दीवार पर चढ़ने का एकमात्र साधन है या उस दीवार पर चढ़ने के लिए एक माध्यम है। लेकिन प्रकाश पृथ्वी से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, वहां से पृथ्वी तक आने के लिए इसको किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, जिसके कारण हम इसे विकिरण कहते हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में तो गुजर सकता है, किंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी हो गया और ये दीवार हो गई, इसमें यह प्रकाश नहीं गुजर सकता है। चिकने या पालिशदार सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। हमेशा चिकना और पालिशदार जो सतह होती है उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। एक माध्यम में प्रकाश का परावर्तन होता है और दो माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी प्रकाश के परावर्तन की डिफिनेशन दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर एक चिकने तल पर पड़ती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे अगर यहाँ पर हमने दर्पण रख दिया तो यहाँ से प्रकाश आपतित किरण आई और यहाँ पर पड़ी, फिर उसके बाद यहीं से परावर्तित हो गई, तो हवा से आई और हवा में ही चली गई, जिसके कारण हम बोलते हैं कि किसी प्रकाश का एक माध्यम से आना और उसी माध्यम में वापस लौट जाने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी हम उसको सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन एक माध्यम में होता है और प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो दो भिन्न माध्यमों में होता है। यानी अगर हवा से प्रकाश की किरण पानी में जा रही है तो वहां पर दो माध्यम हो गए। तो प्रकाश के अपवर्तन का हम डेफिनेशन देते हैं तो कहते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और मार्ग के इस विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी, अगर शीशे की गिलास में पानी रख दिए उसमें पेंसिल रख देते हैं तो पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है। घर में भदेली वदेली है, उसमें पानी है, उसमें कलछुल डाल देते हैं, कोई आयरन से बनी रॉड डाल देते हैं तो देखते हैं कि हमें वो टेढ़ी दिखाई देती है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वह टेढ़ी होती नहीं है। अगर मछली पकड़ने जा रहे हैं तो मछली दिखाई देगी कि पानी के ऊपर ही है लगभग, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि मछली गहराई में होती है, तो उसका प्रतिबिंब से कुछ ऊपर बनता है। इस तरह अगर गिलास में पानी है उसमें हम एक सिक्का डाल देते हैं तो हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वह गहराई पर होता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन की कुछ घटनाएं होती हैं। तो सिंपल में ये कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन दो माध्यमों में होता है और प्रकाश का परावर्तन एक माध्यम में होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब सोचिए कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव बस 5000 किलोमीटर है, 5000 किलोमीटर। अब सोचिए ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से दिल्ली मुंबई को लिया जाए तो 2200 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर है। अमेरिका 3000 किलोमीटर होगा, ये जो होगा दुबई 3000 3500 किलोमीटर होगा। और ये प्रकाश है एक सेकेंड में मात्र 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करने। इसी के कारण जो ही बादल सूर्य के सामने यहाँ पर लग जाता है तो प्रकाश की किरण तुरंत ही वहाँ पृथ्वी पर नहीं आ पाती है, और जो ही बादल हटता है तुरंत प्रकाश की किरण पृथ्वी पर आ जाती है। यानी प्रकाश की किरण पूरे विश्व में, पूरे
जो यूनिवर्स है इसमें एक अद्वितीय स्थान रखती है। एक महान वैज्ञानिक ने कहा था, आइंस्टीन ने कहा था कि जिस दिन पृथ्वी पर किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से अधिक या बराबर हो गया, उस दिन पृथ्वी का विनाश 100% संभव हो जाएगा। तो उस दिन पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर नहीं हो सकता है। और प्रकाश पृथ्वी के पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग है। यानी अगर प्रकाश नहीं होता तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते ही नहीं, और हम ऑक्सीजन के बिना अपने आप ही मर जाते। यानी ऑक्सीजन के बिना किसी भी सजीव प्राणी का पृथ्वी पर निवास करना लगभग असंभव है। अभी हमने कोरोना काल में देखा कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की जान चली। ये ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे भी आज 5 जून है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज हमें अवश्य कुछ 1, 2, 3, 4 अवश्य पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि एक संस्कृत में कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समाना, एक वृक्ष 10 पुत्र के समान होता है। एक बरगद का पेड़ आप लगा के चले गए, मैक्सिमम 60, 70, 80 साल जिएंगे, लेकिन वो बरगद का पेड़ 200, 300, 400 सालों तक पृथ्वी पर रहेगा। कितने पुष्ट उस बरगद को पेड़ को देख करके आपको याद करते रहेंगे कि ये हमारे दादा ने पेड़ लगाया है, या दादी ने लगाया है, या किसी और ने लगाया है। तो ये सारी चीजें यादगार बनी रहती है। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आज 5 जून है। तो हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो वैसे भी पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके गाइस, तो अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, जो यूपीएसआई, एसएससी बैंक, रेलवे टेट, सुपर टेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इस पर हम चलते हैं। प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश द्वैती प्रकृति का होता है, 2 प्रकार का इसमें नेचर होता है। इसमें कहा जाता है कि प्रकाश जो है वो कणिकामय सिद्धांत पर भी आधारित होता है, और हाइजेंस ने कहा था कि प्रकाश तरंग गति के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। यानी प्रकाश फोटॉन कणों के रूप में भी आगे बढ़ता है और प्रकाश तरंगों के रूप में भी संचरित होता है, जिसके कारण इसमें 2 अलग अलग वैज्ञानिकों न्यूटन और हाइजेंस ने अपने अलग अलग मत दिए। तो यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश की प्रकृति ड्यूअल नेचर की होती है, द्वैती प्रकृति होती है। प्रकाश फोटॉन कणों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश फोटॉन कणों जो छोटे छोटे बंडल होते हैं, एनर्जी के, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में प्रकाश आगे बढ़ता है। यह न्यूटन बाबा ने कहा था। न्यूटन बाबा ने कहा था कि प्रकाश छोटे छोटे फोटॉन कणों के रूप में आगे बढ़ते हैं, संचरित होते रहते हैं। प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है, यह हाइजेंस साहब ने कहा। हाइजेंस साहब ने कहा कि प्रकाश फोटॉन कणों के रूप में, प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता रहता है। हाइजेंस ने कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता रहता है, और न्यूटन बाबा ने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे सूक्ष्म फोटॉन कणों के रूप में संचरित होता रहता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। कणिका सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। कणिका का मतलब कि फोटॉन कण के रूप में प्रकाश का आगे बढ़ना। प्रकाश का तरंग सिद्धांत 1678 ईस्वी में हाइजेंस ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। 4 ऑप्शन दे देगा, न्यूटन दे देगा, हाइजेंस दे देगा
और आइंस्टाइन दे देगा, इनमें से कोई नहीं, इस तरह कर करके और क्वेश्चन एक बना देगा। तो हम कह सकते हैं प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत न्यूटन ने दिया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। दो प्रकार की तरंगे होती हैं। जब हम तरंग के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दो प्रकार की तरंग होती है। अब तरंगे क्या होती हैं? एक शांत तालाब है, उसमें ले जाकर के एक ईंट फेंक दो। एक ईंट जब फेंक दोगे तो जहां पर ईंट गिरेगा वहां पर वह ईंट, हमने ईंट को फेंका तो हमने उस ईंट को ऊर्जा दिया, वह ऊर्जा जा करके ईंट जहां पानी में गिरा वो पानी के कणों को दे दिया। अब अचानक पानी के कणों को ज्यादा ऊर्जा मिल गई, वो ऊपर नीचे फूले नहीं समा रहे हैं, ऊपर नीचे होते 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 किनारे पर पहुंच जाते हैं। तो जिस बिंदु पर विक्षेप उत्पन्न होता, विक्षोभ उत्पन्न होता है, जिस बिंदु पर यह पत्थर गिरता है पानी में, वहां पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और यह विक्षोभ इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, जिसे हम तरंग कहते हैं। ये तरंग मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और दूसरी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो इसको अगले टॉपिक में हम इसको कवर कर सकते हैं। आज सिर्फ ये जानेंगे कि जो होता है प्रकाश, जो होता है प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ये कण के कंपन की दिशा के लंबवत गति करती चली जाती है। फिर आता है प्रकाश की तरंगे बहुत छोटी होती है। प्रकाश की तरंगे, तरंगदैर्ध्य जो होता है बहुत छोटा। तरंगदैर्ध्य का मतलब कि यहाँ से ऊपर उठना और फिर यहीं पर चले आना, इसको तरंगदैर्ध्य बोलेंगे। तो जो तरंगदैर्ध्य होता है प्रकाश की, वो बहुत छोटी होने के कारण वह दिखाई देता है कि वह बहुत छोटा है तरंगदैर्ध्य, यानी वो फोटान कणों के रूप में, कण के रूप में संचरित होता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन सिर्फ ये जानना है कि प्रकाश की तरंगें बहुत छोटी होती हैं। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। यानी निर्वात में अगर प्रकाश की चाल सबसे अधिक है तो निर्वात का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे कम होगा। यानी अगर अपवर्तनांक अधिक तो प्रकाश की चाल कम, और अगर अपवर्तनांक कम तो प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और कांच में 2.0×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। फिर इससे एक चीज और आता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों विबग्योर में बदल जाता है। वह 7 रंगों विबग्योर यानी बैजिना, पीनाला, बैगनी, जामुनी, नारंगी, हरा, पीला, नीला और लाल, इस तरह से 7 रंग होते हैं विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, 7 कलर से यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में प्रिज्म से गुजरने के बाद विभक्त हो जाता है। प्रकाश के, और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज, यानी श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसकी खोज या इसके बारे में आइजैक न्यूटन साहब ने सर्वप्रथम बताया कि जब किसी भी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। और जिस प्रकार का विक्षेपण, जिस प्रकाश का विक्षेपण सबसे कम होगा वह सबसे ऊपर रहेगा, और जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, सबसे अधिक होगा, वह नीचे की ओर होगा। तो वायलेट होता है, वायलेट प्रकाश का जो होता है वर्ण विक्षेपण या उसको प्रकीर्णन बोलते हैं, वह सबसे अधिक होता है, जिसके कारण उसकी प्रकाश दूर तक नहीं जाती है। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण उसका प्रकाश सबसे दूरी पर जाता है, बहुत दूर तक जाता है, जिसके कारण उसका उपयोग सिग्नल में हम करते हैं। ओके गाइस, तो आज का ये टॉपिक प्रकाश इन होता है। तो हमारे
वीडियो को YouTube पर देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार। और आज हमने देखा कि 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, 200 सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं। इसके लिए आप सभी दोस्तों का दिल से प्रणाम और दिल से आभार। थैंक्स वेरी मच, वेरी वेरी मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल। थैंक्स वेरी मच।